अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। हमारे यूट्यूब चैनल यू केमिस्ट्री में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल यू केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि मेटल कार्बोनेल्स क्या होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मेटल कार्बोनेल्स। इसमें हम देखेंगे कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस की बेस पे जो बॉन्डिंग है बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल्स में वो कैसी है, उसकी नेचर क्या है। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। First of all, we will see the definition of metal carbonyls. Metal carbonyls are compounds which are formed by the combination of carbonyl ligand with the transition metal atom in the low or zero oxidation state. यानी कि मेटल कार्बोनेल्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनाइल लिगेंड्स विद द ट्रांजिशन मेटल एटम इन द लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि या तो ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी या ज़ीरो होगी, उसके अंदर जब कॉम्बिनेशन होगा कार्बोनाइल लिगेंड का ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेंगे उनको हम बोलेंगे मेटल कार्बोनेल्स। मेटल कार्बोनेल्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें ये दो तरह से क्लासिफिकेशन इसकी हो सकती है। एक तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम्स एंड द सेकंड वन क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। इसकी दो जो क्लासेस हैं उसका नाम है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल्स एंड पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल्स, यानी कि जो ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बुनियाद पे भी दो यही टाइप्स हैं और नेचर और बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम की बुनियाद पर भी यही दो टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस है वो क्या है। उसमें हम देखते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन्स द बॉन्डिंग सिचुएशन ऑफ बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल्स, यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वो ऐसी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जो कि एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग सिचुएशंस को ऑफ बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनेल्स, यानी कि मेटल कार्बोनल जो बाई न्यूक्लियर होते हैं उनके अंदर बॉन्डिंग सिचुएशंस को जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन कर रही है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, हम इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। The more the bond is strong, the more will be its frequency from vibrational spectra. जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से। दिस फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ सेंसिटिव प्रोब फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनाइल लिगेंड्स। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सेंसिटिव प्रोब होती है for the presence of bridging carbonyl ligands. Infrared spectra have been widely used in the study of metal carbonyl since these carbon monoxide stretching frequencies give very strong sharp bands that are well separated from other vibrational model of any other ligand also present. यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा हमारे पास यूज़ होता है इन द स्टडी ऑफ मेटल कार्बोनेल्स जब तक कार्बन मोनोऑक्साइड की जो फ्रिक्वेंसीज है वो हमें स्ट्रॉन्ग शार्प बैंड्स प्रोवाइड्स करती हैं, वो सेपरेशन होने के बाद वाइब्रेशन मॉडल ऑफ अदर लिगेंड्स की। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूजेस क्या हो सकते हैं, वन बाय वन हम वो देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड इज़ इन स्ट्रक्चरल डायग्नोसिस वेयर बाय ब्रिजिंग एंड टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड का वो है स्ट्रक्चरल डायग्नोसिस में, जहाँ पर हम ब्रिजिंग एंड टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड के जो कंपाउंड होते हैं उनमें द फ्रिक्वेंसीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रेचेज, उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है 1850 सेंटीमीटर से लेकर 2125 सेंटीमीटर तक। But for bridging carbon monoxide groups, the ranges from 1750 centimeter to 1850 सेंटीमीटर। इनके ब्रिजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप्स के लिए इसकी रेंज जो होती है 1750 से लेकर 1850 तक होती है।
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। ऑब्जर्व डैट Fe2CO9 has strong band in both the terminal and bridging regions. From this alone, it could be inferred that the structure must contain both types of carbon monoxide groups. Extra study shows that this is true for OS3 carbon monoxide 12. Several structures consistent with the general rule of valence can be envisioned. Some of these would have bridging carbon monoxide groups while the actual one doesn't. The infrared spectra alone shows that no structure with bridging carbon monoxide group is acceptable. जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा अलोन होता है वो शो करता है कि देयर इज़ नो एनी स्ट्रक्चर विद ब्रिजिंग कार्बन मोनोक्साइड ग्रुप्स इज़ एक्सेप्टेबल सिंस देयर इज़ नो अब्जॉर्प्शन बैंड बिलो 2000 सेंटीमीटर। यानी कि इसके अंदर जो 2000 सेंटीमीटर की रेंज से नीचे वाली होंगी उसके अंदर कोई बैंड्स नहीं बनेंगे। In using the position of carbon monoxide stretching bands to infer the presence of terminal carbon monoxide stretches can be quite low if there are ligands. The number of vibrational modes of a metal carbonyl complex can be determined by group theory. Only vibrational modes that Tata transform as the electric dipole operator will have non-zero direct products and are observed. The number of direct infrared transitions can thus be predicted. इसकी जो एग्जांपल है वो लिखी हुई है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ Fe2CO9 displays carbon monoxide bands at this range of frequencies. Next one is infrared photo dissociation spectrum. एक कैटाइन कम्प्लेक्सिस होता है जो इसे लिखा हुआ Cr22 कार्बन मोनोक्साइड डबल एन, इसका जो कैटाइन कम्प्लेक्स का फार्मूला है ये वो लिखा है। It is are used this complex are unique among the binuclear transition metal carbonyl cation complexes. All of the three cation complexes are determined to have the structures each involving a linear bridging carbonyl group bonding to one chromium atom through its carbon atom and to the other chromium atom through its oxygen atom. ये है स्ट्रक्चर फोटो डिसोसिएशन स्पेक्ट्रम का, जिसके अंदर डिफरेंट वेव नंबर भी दिखाए गए हैं, उसका स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ टाइटेनियम 22 कार्बन मोनोक्साइड डबल नाइन exhibits 6 partially dissolved bands in the 2100 to 2200 centimeter region. 3 additional bands centered at 1942, 1655 and 1685 are observed in the low frequency region. The much low carbon monoxide stretching frequencies at 1655 and 1685 are attributed to the antisymmetric and symmetric stretching vibrations of the two sides. This is the structure of infrared photodissociation spectra of titanium, oxygen, carbon monoxide 9. So this was the our 2-day lecture. I hope you will like that. Please subscribe our channel and press the bell icon to receive updates about our future videos. Thank you very much.